गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आपके सामने पुनः, चूँकि बच्चों के द्वारा कुछ ये डिमांड किया गया हमारे कमेंट्स के माध्यम से कि वर्ण पर थोड़ा हम लोग विस्तार से इसका हम परिचय दें, ताकि आगे ये चूँकि 9 के सिलेबस में ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, 5 नंबर का क्वेश्चन ये बोर्ड में पूछा जाता है। तो इसलिए आज हम वर्ण को थोड़ा विस्तार से देखेंगे कि क्या इसका रोल है इस भाषा में। वास्तव में यदि आप देखें तो भाषा का जो निर्माण होता है, किसी भी भाषा के निर्माण में उसमें वर्ण का बहुत बड़ा महत्वपूर्ण योगदान होता है। क्योंकि वर्ण ही जो है वो भाषा की सबसे छोटी इकाई है, मतलब वो ऐसा है जिसको कि पुनः हम लोग और खंडित उसको नहीं कर सकते। उसको यदि हम लोग उदाहरण से देखें, जैसे कि लेखनी है, यदि उदाहरण से देखते हैं तो ज़्यादा स्पष्ट होता है। लेखनी एक शब्द है, इसे यदि हम तोड़ते हैं तो होता है ल हलंत प्लस ए प्लस ख हलंत प्लस अ प्लस न हलंत प्लस दीर्घ ई, ये शब्द बनता है लेखनी। तो ये जो है वास्तव में इसी को हम लोग वर्ण कहते हैं। यह भाषा के शब्द की सबसे छोटी इकाई है। अब इसको हम लोग और खंडित नहीं कर सकते, इसको और हम लोग तोड़ नहीं सकते हैं। इसलिए सबसे जो छोटी इकाई है, सबसे छोटी यूनिट है, उसी को हम लोग वर्ण की संज्ञा देते हैं, उसे ही हम लोग वर्ण कहते हैं। अब प्रश्न उठता है कि इन वर्णों का ज्ञान हमें क्यों आवश्यक है। चूँकि वर्णों को जब हम यहाँ पर तोड़ते हैं तो इन वर्णों को तोड़ करके फिर जोड़ते हैं और अलग अलग वर्णों के मेल से हम किसी न किसी शब्द का निर्माण करते हैं, और इन्हीं शब्दों के निर्माण से हम वाक्य का निर्माण करते हैं, और फिर अनेक वाक्यों को मिलाकर हम गद्य का निर्माण करते हैं, और अनेक उन्हीं गद्यों के माध्यम से, वाक्यों के माध्यम से हम अपने जीवन में भाषा के रूप में उसका प्रयोग करते हैं, उसे ही हम भाषा के रूप में बोलते हैं। तो ये हम चूँकि हम एक भाषा पढ़ते हैं, चाहे कोई भी भाषा हो, हिंदी हो, संस्कृत हो, इंग्लिश हो, तो सभी में जो है हमें वर्णों का ज्ञान होना बहुत जरूरी होता है, तभी उस भाषा को हम भली भांति रूप से अच्छी तरह से जान सकते हैं, परख सकते हैं। अब प्रश्न ये उठता है कि ये तो हम जान गए कि वर्ण किसे कहते हैं, इसको पहचानने में हमें कोई दिक्कत नहीं है। अब प्रश्न ये उठता है कि वर्णों का हम किस किस रूप में उसका हम विभेदन करते हैं, विभाजन करते हैं। तो यदि उसको देखें मुख्य रूप से, तो इसको हम लोग 2 भाग में डिवाइड करते हैं। एक तो है स्वर, है ना, और दूसरा है व्यंजन, ये इसका मुख्य भेद हो गया। स्वर में यदि हम स्पेशली संस्कृत की चर्चा करें, संस्कृत भाषा में, तो स्वर के जो भेद बताए गए हैं वो कुल 13 भेद बताए गए हैं, है ना, जिसको कि हम लोगों ने माहेश्वर सूत्र में पहले देखा भी था। उसमें अ से लेके च के बीच में, तो जैसे यहाँ देखें तो अ, आ, ई मतलब ह्रस्व ई, दीर्घ ई, ह्रस्व उ, दीर्घ उ, इसी प्रकार से फिर री, फिर दीर्घ री, ए, ओ, औ। आपका टोटल 13 हो जाना चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, एक छूट गया ये, हाँ री, ये हो जाएगा। री के बाद लिरी, यहाँ पर ऊपर देख लेते हैं, ये लिरी छूट गया था, लिरी। तो इस प्रकार से टोटल जो है ये 13 स्वरवर्ण संस्कृत में होते हैं। ठीक है, यही 13 स्वरवर्ण को हम लोग अलग अलग मात्रा के द्वारा भी दर्शाते हैं। जब ये मात्रा के रूप में जब यूज करते हैं, जब भाषा या किसी भी शब्द का निर्माण करते हैं, तो इनको अलग अलग मात्रा के रूप में हम लोग दर्शाते भी हैं। सिर्फ अ और लिरी, इन दोनों को छोड़कर बाकी सभी स्वर वर्णों की मात्राएं हुआ करती हैं। यदि देखें इसको हम लोग ध्यान से एक बार, पर मात्रा को भी साथ ही साथ देख लेते हैं, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये भी है ना।
ये लिरी है, फिर ये हो गया ए, ये हो गया ए। ठीक है। अब हम यदि मात्रा के रूप में देखें तो अ के लिए हम लोग कौन सी मात्रा करते हैं? ये अ है, इसको हम लोग मात्रा के रूप में जो देखते हैं, जो मात्राएं इसकी होती हैं, तो अ की और लिरी की, ये हो गया अ और ये हो गया लिरी, इसकी कोई मात्राएं नहीं होती हैं, है ना। अ और लिरी इन दोनों की कोई भी मात्रा नहीं होती, है ना, इसकी मात्राएं नहीं होती हैं, है ना, नहीं होती हैं। अब मात्राएं जिनकी जिनकी होती हैं वो हम देख सकते हैं। आ की मात्रा को हम लोग कैसे दर्शाते हैं? सबकी मात्रा को नीचे मैं दर्शाते जा रहा हूं, इसको हम लोग इस तरह से दर्शाते हैं, है ना। इसी प्रकार से आ के बाद ह्रस्व ई है, तो ह्रस्व ई की मात्रा को हम लोग इस तरह से दिखाते हैं जब किसी शब्द का निर्माण करते हैं। जैसे कि विज्ञान, तो विज्ञान में व में ई लगाते हैं तो यही ईकार होता है। फिर इसी तरह से दीर्घ ईकारांत, तो दीर्घ ईकारांत को हम लोग दीर्घ ईकारांत ऐसे लिखते हैं। उसी प्रकार से फिर ऊ की जो मात्रा है, ऊ की मात्रा को हम लोग ऐसे दिखाते हैं ह्रस्व ई की तरह। इसी प्रकार से दीर्घ ऊ की मात्रा को हम लोग दीर्घ ऊ के रूप में दिखाते हैं। फिर ये जो री की मात्रा है ह्रस्व री, इस ह्रस्व री को हम लोग सिर्फ ऐसे दिखाते हैं। और फिर दीर्घ री को हम लोग 2 बार इस रूप में दर्शाते हैं, किसी भी वर्णों के साथ जोड़ करके। लिरी का नहीं होता है। फिर ए है, तो ए की मात्रा को हम लोग ऐसे दिखाते हैं। फिर ए है, तो ए की मात्रा को हम लोग इसके ऊपर एक और मात्रा लगा देते हैं ए। इस प्रकार से फिर है ओ औ, फिर है ओ, तो ओ की मात्रा के लिए हम लोग क्या करते हैं? इस तरह से दिखा देते हैं। फिर ओ के बाद फिर हो गया औ, है ना, ओ के बाद औ। इस मात्रा को हम लोग इस रूप में दर्शाते हैं। तो ये चूंकि मैं साथ ही साथ बता दिया, चूंकि फिर कहीं आगे छूट ना जाए, ये काफ़ी आवश्यक होता है। ये है तो बहुत छोटे क्लास की चीज़, लेकिन बहुत मैंने देखा है, चूंकि हम भी क्लास जब लेते हैं आगे सीनियर क्लासेस में भी, तो वहाँ भी बच्चों को ये सारी चीज़ें पता नहीं होती हैं। सीनियर क्लासेस में तो चले जाते हैं, पास होकर के वहाँ तक पहुँच जाते हैं, प्रमोट होकर क्लास से, लेकिन ये जो मात्राएं हैं ह्रस्व ई या ह्रस्व ऊ को कैसे दर्शाया जाता है, कैसे लिखते हैं, वहाँ पर उन्हें काफ़ी समझने में परेशानी होती है। तो ये है जूनियर क्लास की चीज़ें, लेकिन इसे जानना परम आवश्यक है, जो कि सीनियर क्लास के भी बहुत ऐसे बच्चे होते हैं जिन्हें पता नहीं होता है, उनके लिए जानना जरूरी होता है। तो ये जो मात्राएं हैं, इसको हम लोग हर स्वर की मात्रा को हम लोग इस तरह से दर्शाते हैं। यदि उदाहरण के तौर पर देखें, जैसे कि हम लिखते हैं पुस्तक, पुस्तक लिखते हैं, तो अब जब हम पुस्तक लिखते हैं तो जब इसका वर्ण विच्छेद करते हैं, ध्यान रखें, जब शब्द का निर्माण करते हैं और जब शब्दों को तोड़ते हैं, तो यहीं पर यह मात्रा की आवश्यकता होती है। इसी जगह पर हमें मात्रा की आवश्यकता महसूस होती है। जैसे कि पुस्तक है, अब पुस्तक में है तो क्या करेंगे? प हलंत। यदि कहेंगे कि भाई इसका वर्ण विच्छेद कीजिए तो प हलंत करेंगे, तो प हलंत के बाद यहाँ तो मात्रा लगी हुई है, तो इस मात्रा का ओरिजिनल रूप क्या है? ऊ को हम लोग ओरिजिनल रूप में ऐसे लिखते हैं, स्वर के रूप में, स्वर वर्ण के रूप में ऐसे लिखते हैं। तो यहाँ पर जो है इस तरह से हम ह्रस्व ऊ दर्शाएंगे इसको, इस मात्रा को इस तरह से। फिर है सहलंत, सहलंत है, फिर चूंकि स में कोई स्वर नहीं लगा है, आधा है, इसलिए सहलंत को दर्शाएंगे। उसी प्रकार से फिर त है, फिर त को यदि हलंत करते हैं तो मतलब ये हुआ कि त से हमें स्वर को अलग करना है, तो इससे स्वर को हमने अलग किया तो इससे अ निकला। आप ध्यान दीजिएगा, मैंने पहले भी कहा था कि अ ही एक ऐसी मात्रा है, स्वर वर्ण है अ और लिरी, जिसकी की मात्रा अलग से बनी हुई नहीं होती है, वो उसी में छुपा हुआ होता है, वो दिखता नहीं है, वो ऐसी मात्रा है जो दिखती नहीं है। तो इसलिए इसमें छिपा हुआ जो त में लगा हुआ जो अ है, वो जैसे इसमें हलंत लगता है तब वो मात्राएं अ की बाहर होती हैं। उसी तरह से फिर क है, क को आप हलंत करेंगे तो इसमें भी फिर अ की मात्रा छिपी हुई है, इसको हम निकाल सकते हैं हलंत लगा करके। हलंत लगाने का मतलब ये है कि व्यंजन वर्ण
कोई भी व्यंजन वर्ण पूर्ण तब होता है जब उसमें कोई ना कोई स्वर वर्ण मिलता है। किसी भी व्यंजन का उच्चारण बिना हम किसी भी स्वर वर्णों की सहायता से कभी नहीं कर सकते। तो ये जरूरी होता है कि हमें किसी भी व्यंजन वर्ण के उच्चारण के लिए हमें स्वर की सहायता लेनी ही पड़ती है। जबकि स्वर में ऐसा नहीं है, स्वर खुद ही वो वर्णों का प्राण कहा जाता है ना। वो खुद उसका उच्चारण अपने से हो सकता है, उसे उसके उच्चारण के लिए किसी दूसरे वर्णों की सहायता की आवश्यकता नहीं होती है, उसे किसी दूसरे वर्णों के लिए उसे मदद की आवश्यकता नहीं होती। जैसे कि व्यंजन वर्णों के उच्चारण में स्वर की आवश्यकता होती है, स्वर के उच्चारण के लिए किसी व्यंजन किसी अन्य वर्णों की उसे मदद की आवश्यकता नहीं होती है। तो जैसे कि हमने एक पुस्तक उदाहरण देखा, इस तरह से एग्जाम में आपको प्रश्न पूछे जाते हैं क्लास 9 में कि आपको दे दिया जाएगा एक शब्द और कहा जाएगा इसका वर्ण विच्छेद करें। तो वर्ण विच्छेद इसी तरह से करते हैं। और हमने देखा है जब पढ़ाने के क्रम में, तो वहाँ मैंने देखा है कि बच्चों को इस तरह से दिक्कतें आती हैं। उन्हें जो है मात्रा का सही पता नहीं होता है कि कौन सी मात्रा कहाँ लगानी है। तो ये सब जरूर ध्यान रखना है। ऊ की मात्रा है तो जैसे जब वर्ण विच्छेद करेंगे तो स्वर वर्णों को हमको यहाँ लिखना है। और जब हम जोड़ देते हैं, जब एक शब्द का निर्माण करते हैं तो वहाँ पर हम उसको मात्रा के द्वारा दर्शाते हैं। जैसे यहाँ ऊ है तो जब इसको पू को लिखेंगे तो प की मात्रा को दर्शाएंगे, न कि उसके स्वर वर्ण को दर्शाएंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है और ध्यान देने की बात है। अब आगे हम बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे व्यंजन वर्ण की, है ना। अब हम बात करेंगे व्यंजन वर्ण की। व्यंजन वर्ण में यदि आप देखें तो कुल मिलाकर के 33 होता है, 33। लेकिन 33 किस किस रूप में होता है ये भी हमें जानना जरूरी है। वास्तव में आप यदि यहाँ से व्यंजन वर्णों को देखें तो क ख ग घ से शुरू होता है, ठीक है ना। ये क ख ग घ अंग, ठीक है। इसी प्रकार से फिर दूसरा है आपको च छ ज झ ञ। फिर है इस प्रकार से ट ठ ड ढ मूर्धर्ण, ठीक है। इस प्रकार से तीसरा हो गया आपको त थ द ध दंत न। और ये हो गया आपको, ये चौथा था, फोर्थ। और ये फिफ्थ है आपको प फ ब भ म। ये इन सभी को आप देखेंगे तो क से लेके प फ म तक ये कवर्ग हो गया, ये चवर्ग हो गया, टवर्ग हो गया, तवर्ग हो गया और पवर्ग हो गया। इन सभी वर्गों को हम लोग अनेक वर्णों का एक जो समूह है इसको हम लोग वर्ग के नाम से जानते हैं। जैसे क को दर्शाना होगा तो संस्कृत में सिर्फ आप कु कह देंगे। महर्षि पाणिनि ने ऐसी एक परंपरा बनाई है, व्याकरण की एक पद्धति बनाई है, जैसे कु कह देंगे तो क ख ग घ अंग इन सभी वर्णों का बोध हो जाता है। इसी प्रकार से च छ ज झ य, इसको यदि आप चू कह देंगे च में उकार लगा करके तो च छ ज झ य सभी वर्गों का बोध होता है। इसी प्रकार से यदि टू कह दीजिएगा तो पूरे टवर्ग का बोध हो जाता है, ट ठ ड ढ न, टू कहने से। इसी से फिर आप तू कह दीजिए तो पूरा तवर्ग का बोध होता है, और यदि पू कह दीजिए तो पूरे पवर्ग का बोध होता है, प फ ब भ म। इन चीज़ों की मैं चर्चा यहाँ इसलिए कर दिया क्योंकि इसकी आवश्यकता आगे आपको पड़ेगी। जब आप वर्ण का उच्चारण स्थान पढ़ेंगे तो वहाँ पर वर्णोच्चारण में किस वर्ण का उच्चारण स्थान क्या क्या है, वहाँ पर इसी रूप में आपको व्याकरण की भाषा में आपको मिलेगा, वहाँ लिखा हुआ। तो ये जो आप देख रहे हैं टोटल गिनिएगा तो हो जाएगा 25। ये 25, इसको जो है हम लोग स्पर्श वर्ण भी कहते हैं।
इसको हम लोग स्पर्श वर्ण भी कहते हैं, ठीक है ना। और इसी के साथ साथ फिर स्पर्श वर्ण हो गए। 4 जो है आपको अंतस्थ वर्ण होते हैं। अंतस्थ वर्ण में कौन कौन से आते हैं? जैसे य, र, ल, व, ये अंतस्थ वर्ण कहलाते हैं, ठीक है। और एक हो गया आपको ऊष्म वर्ण। ऊष्म वर्ण, ये ऊष्म वर्ण में तालव्य श, मूर्धन्य श, दंत श, ह, ठीक है। ये 4 हो गए और ये 4 हो गए, टोटल मिलाकर के ये 8 हो गया। तो यहाँ 25 और प्लस 8 टोटल 33 हो गए। पूरा का पूरा व्यंजन वर्ण जो है यही 33 होते हैं, जो कि आपके सामने प्रस्तुत है। तो ये हमें ध्यान देने की बात है कि किस प्रकार से अंतस्थ ध्वनि में क्या क्या आता है, उस वर्ण में कौन कौन सा आता है। ये टोटल 33 वर्ण किस किस रूप में बटा हुआ है। ऐसे तो कहने के लिए सारा स्वर और व्यंजन को यदि जोड़ दें तो टोटल 46 होता है, 46। ये जो वर्ण होते हैं टोटल 46 हो जाते हैं संस्कृत में। तो यहाँ इन सही वर्णों को हम देखते हैं। यहाँ हमने ध्यान रखिएगा कि मैंने मिश्रित वर्ण की चर्चा नहीं की है, संयुक्त वर्ण का चर्चा हमने नहीं किया है। क्योंकि जो संयुक्त वर्ण होते हैं वो अलग अलग वर्णों के मेल से बनते हैं, ठीक है ना। जैसे कि हम उनकी भी चर्चा कर लेते हैं। इसका आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम चर्चा करते हैं मिश्रित वर्ण की। अब हम यदि देखें तो मिश्रित वर्ण ऐसा है जिसमें अलग अलग वर्णों के मेल से उसका निर्माण होता है। जैसे कि क हलंत प्लस मूर्धन श हलंत, और यदि इसमें अ स्वर जोड़ दीजिए तो ये बनता है अक्ष, ठीक है। ये जो है इसको हम लोग मिश्रित या मिश्रित वर्ण या फिर संयुक्त वर्ण कहते हैं। जुड़ा हुआ होने के कारण इसका संयुक्त, अब मिश्रित हो गया जो मिला हुआ है, मतलब जुड़ा हुआ या मिला हुआ, इसको हम लोग इस वर्ण को कहते हैं। इसी प्रकार से यदि आप त्र देखते हैं तो त हलंत प्लस र हलंत प्लस अ, ये बन गया त्र। ध्यान रखिए कि मैंने सब में स्वर जोड़ दिया है। यदि आप इन स्वरों को यदि आप नहीं देते हैं, केवल क हलंत और श हलंत रहता है तो केवल अक्ष हलंत रहेगा। यदि त हलंत और र हलंत रहेगा तो त्र आधा होगा, लेकिन यदि इसमें आपने अ स्वर जोड़ दिया तो त्र पूरा हो जाएगा। इस प्रकार से ज्ञ है, अक्षत्र, ज्ञ, इन सभी वर्णों को हम लोग संयुक्त वर्ण कहते हैं। तो इन वर्णों को हम लोग व्यंजन वर्ण या स्वर वर्ण की गिनती में नहीं रखते हैं। ये चूंकि अलग, इनकी अलग से कैटेगरी होती है, जहाँ जैसी आवश्यकता होती है वैसा हम लोग उसका प्रयोग करते हैं, ठीक है। अब हम लोग आगे इसमें बढ़ेंगे, इनके भेदों को देखते हैं। वास्तव में आप देखेंगे स्वर का अलग अलग भेद मिलता है, तो जरा इससे भी हम लोग ध्यान से देख लें। स्वर का जो भेद है वास्तव में, ये स्वर के यदि भेदों को हम लोग देखें तो एक होता है, पहला है ह्रस्व, है ना, ह्रस्व स्वर। तो ह्रस्व स्वर में कौन कौन से स्वर वर्ण आते हैं उनको भी हम लोग अलग से थोड़ा सा देख लेना हमें जरूरी है। जैसे कि अ है, ह्रस्व ई है, ह्रस्व उ है, ठीक है। इसी प्रकार से फिर लिरी है ना, अ ई उ, ठीक है। ये आपको जो है इस तरह से आपका ह्रस्व स्वर के अंतर्गत आता है। इसी प्रकार से री में भी एक ह्रस्व री, ठीक है। ये टोटल जो 5 है इसको हम लोग ह्रस्व स्वर की संज्ञा देते हैं, ठीक है। जैसा कि इसका हम जब उच्चारण करते हैं 13 स्वर वर्णों में तो ये हमें ऐसे भी प्राप्त होता है। और इससे जो बच गया, चूंकि इसमें ह्रस्व इसका नाम इसलिए पड़ा कि इस स्वर का जब भी हम उच्चारण करते हैं तो उसमें सबसे कम समय लगता है बोलने में। अब कहते हैं अ, आ,
तो मतलब ये हुआ कि अ से जस्ट दोगुना समय द्विमात्रिक जो है वो दीर्घ स्वर होता है। इसमें एक मात्रा का समय लगता है। इस वर्ण के उच्चारण में ई बोलेंगे तो ई, और वही जब दीर्घ ई बोलेंगे तो दीर्घ ई, तो उसमें डबल उसमें समय लगता है। ह्रस्व स्वर के दोगुना समय जो है द्विमात्रिक, इसलिए उसको कहा जाता है दीर्घ स्वर को। तो यदि आप दीर्घ स्वर को देखें तो दीर्घ स्वर में कौन कौन सा स्वर आ गया? आ हो गया, है ना, आ हो गया। इसी प्रकार से दीर्घ ई हो गया, फिर है दीर्घ ऊ हो गया, दीर्घ री हो गया, है ना, फिर ए है, ऐ है, ओ है और औ है ना। इन्हें जो है हम लोग दीर्घ स्वर के अंतर्गत रखते हैं। वास्तव में यहाँ भी आप देखेंगे तो ए, ऐ, ओ, औ को भी हम लोग संयुक्त वर्ण कह सकते हैं, क्योंकि अ और ई मिलके ए बनता है। इसी प्रकार से ऐ भी बनता है, ओ भी बनता है। क्योंकि जब संधि करते हैं तो आपको याद होगा कि जब हम लोग संधि जब पढ़ते हैं या अभी आगे जब संधि आप पढ़ेंगे तो वहाँ पर आपको जब गुण संधि होता है तो अ के बाद ऊ को ओ हो जाता है, तो अ और ऊ मिलकर ओ बन जाता है। तो इस प्रकार से यहाँ जो है इसलिए इन चारों को, लेकिन फिर भी इसको हम लोग यहाँ पर दीर्घ की श्रेणी में रखते हैं, दीर्घ स्वर की ही श्रेणी में रखते हैं। तो इस प्रकार से सारा का सारा आप यदि देख लें, ये यहाँ पर डबल होगा, डबल लिकार आ, ई, ऊ, दीर्घ री, ए, ऐ, ओ, औ। तो सारा का सारा जो है आप देखेंगे तो स्वर वर्ण आपको 13 आ जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 औ। ठीक है, तो इस प्रकार से पूरा का पूरा ये हो। अब हमें ध्यान देना है, तीसरा यदि देखें तो तीसरा है प्लुत स्वर। एक स्वर में प्लुत स्वर भी आता है। ये जो स्वर का हम लोग भेद कर रहे हैं वास्तव में उच्चारण के दृष्टिकोण से कर रहे हैं। जब हम वर्णों का उच्चारण करते हैं तो जो है वो कौन कौन से स्वर को हम लोग ह्रस्व के रूप में हमें बोलना चाहिए, किन किन वर्णों को हमें दीर्घ के रूप में बोलना चाहिए, और कौन सा ऐसा स्वर है जिसको हम लोग प्लुत कहते हैं। तो वास्तव में प्लुत स्वर वो स्वर होता है जिसका प्रयोग सामान्यतः आप देखेंगे संगीत में या वेदों में पाया जाता है, या हम जब किसी को पुकारते हैं दूर से, हे राम, तो लंबा जब स्वर को खींचते हैं, कहने का मतलब है कि वो त्रिमात्रिक होता है, मतलब उसमें ह्रस्व से 3 गुना समय लगता है प्लुत स्वर का उच्चारण करने में। ये हमें ध्यान देना है हमेशा, क्योंकि जब भी हम इसको जब इंडिकेट करते हैं तो कैसे इंडिकेट करते हैं, जैसे हम ओम लिखते हैं, देखिएगा ओ। तो यहां जो है ये जो देख रहे हैं ये 3 का संख्या इसके सामने रख दिया जाता है ताकि ओम, तो मतलब इसमें ओ का उच्चारण हम लंबे समय तक श्वास को ऊपर की ओर लेते हैं, काफी लंबे समय तक, इसलिए यहाँ पर प्लुत का वो इंडिकेट किया जाता है कि आप ओ को जो है लंबे समय तक लीजिए। इसलिए यहाँ पर 3 की संख्या जो है, 3 की संख्या यहाँ दर्शाई जाती है प्लुत स्वर के लिए, या किसी संगीत में जो हम लोग स्वर को खींचते हैं या किसी को बुलाने में। ठीक है, तो हमें लगता है कि ये इसमें कहीं आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अभी हम लोग अयोगवाह के विषय में जानेंगे कि अयोगवाह क्या होता है, क्योंकि इससे पहले हम लोग चर्चा कर चुके हैं स्वर वर्ण का, व्यंजन वर्ण का, अंतस्थ वर्ण का और उष्म वर्ण का, तथा उससे जो संयुक्त वर्ण है ये सब। उसी से जुड़ा हुआ एक भाग और बचा हुआ है जिसको कि हम लोग अयोगवाह कहते हैं। बहुत छोटा सा ये टॉपिक है, इसे भी देख लेना ज़्यादा आवश्यक है, इसलिए हमने सोचा कि इसकी भी चर्चा जरूर अपने क्लास में कर दें। वास्तव में जो अयोगवाह है इसमें कौन कौन से वर्ण हैं जिनको कि अयोगवाह की संज्ञा दी गई है, उसे हम लोग देख सकते हैं। एक है अनुस्वार, जो किसी भी वर्ण के ऊपर म का जो बदला हुआ रूप होता है उसको अनुस्वार कहते हैं। ये पहला हो गया अनुस्वार। दूसरा है विसर्ग, दूसरा है विसर्ग, ये अनुस्वार हो गया, है ना, ये अनुस्वार हो गया। फिर दूसरा है विसर्ग, विसर्ग। तीसरा है
जिह्वा मूलीय। जिह्वा मूलीय मतलब हो गया क के पहले जो अर्ध विसर्ग होता है, इसको हम लोग जिह्वा मूलीय कहते हैं, क्योंकि इसके उच्चारण में जिह्वा के मूल भाग का प्रयोग ज़्यादा देखने को मिलता है, इसलिए इसका नामकरण जो है जिह्वा मूलीय हुआ। और फोर्थ में है, आप देखें इधर, तो फोर्थ में हो जाएगा उपधमानीय, मतलब प और फ के पहले। इसको क के बाद ख भी ले सकते हैं, क्योंकि क ख के पहले जो अर्ध विसर्ग होता है प्लस प फ के पहले जो अर्ध विसर्ग होता है, इसको भी हम लोग अयोगवाह के अंतर्गत रखते हैं। तो ये हो गया उपधमानीय। उपधमानीय। तो यह जो चार जो आप देख रहे हैं, ये जो चार अयोगवाह में आने वाले ये जो चार वर्ण हैं, इन्हें भी हम इसके अंतर्गत रखते हैं। इसका एक बात ध्यान देने की बात है कि इसको अलग से हम लोग क्यों चर्चा करते हैं। वास्तव में आप देखिएगा तो इसका प्रयोग अधिकतर वेदों में जो हम लोग मंत्रों का उच्चारण करते हैं, वहाँ पर चूँकि स्वर का बड़ा ही बारीकी से उच्चारण करते समय बड़ा ही ध्यान रखना पड़ता है, वहाँ पर अर्ध विसर्ग को, इसे जो है हम लोग अर्ध विसर्ग कहते हैं। वास्तव में जो ये विसर्ग होता है ये ऐसे होता है, और इस विसर्ग को ऊपर से आप हटा दीजिए तो ये अर्ध विसर्ग का रूप हो जाता है। तो जब भी क के पहले अर्ध विसर्ग और प के पहले अर्ध विसर्ग का हम लोग उच्चारण वेदों में उच्च ही और नीचे ही अनुदात के जब हम प्रयोग करते हैं, तो वहाँ पर इसका प्रयोग देखने को ज़्यादा मिलता है। इसका जो आप प्रयोग देखेंगे, वास्तव में वो जितने प्रत्याहार सूत्र हैं, उन प्रत्याहार सूत्रों में इनका वर्णन नहीं मिलता आपको, ठीक है ना। चूँकि प्रत्याहार सूत्रों में इन सभी अयोग वाह के अंतर्गत आने वाले इन सभी जो बिंदुओं को आप देखते हैं, उसमें इनका योगदान नहीं होता है, योग नहीं होता है, लेकिन फिर भी हम इसे अपने भाषा के अंतर्गत इसका हम लोग योगदान लेते हैं, ये अपना निर्वहन देते हैं, इसलिए इसे हम लोग अयोगवाह की संज्ञा देते हैं, ठीक है ना। तो प्रत्याहार सूत्र में भले ही इनका योग न हो, भले ही वहाँ अपना ये निर्वहन नहीं करते हैं, लेकिन वास्तव में बाहरी जो हम लोग जो लौकिक संस्कृत पढ़ते हैं, वहाँ इनका प्रयोग बहुत मिलता है, ये अपना निर्वहन अयोगवाह का काफ़ी वहाँ देखने को मिलता है, इसलिए इनको हम लोग अलग से इस कैटेगरी में रखते हैं। तो अब लोग वर्णबोध तो हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। अब उस वर्ण की जो आगे की जो प्रक्रिया है कि उन वर्णों का उच्चारण स्थान क्या क्या है, इसके विषय में हम लोग जानेंगे। तो उसका जो पहला जो सूत्र है वो पाणिनि का, उससे हम देखते हैं उच्चारण स्थान से संबंधित। पहला वाला है आपको अकुह विसर्जनीयानाम कंठः। अकुह विसर्जनीयानाम कंठः। देखने में ये सूत्र सिर्फ बड़ा लग रहा है, लेकिन वैसे है नहीं। जब इसको आप तोड़ेंगे, इनके अलग अलग वर्णों को करेंगे तो काफ़ी क्लियर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अ से मतलब हो गया वही, और आ दोनों समझना है। इसकी व्याख्या हम लोग एक बार देख लेते हैं, ठीक है। अ से मतलब है अ और आ दोनों, ठीक है। कु से मतलब है पूरा कवर्ग, अ आ पूरा, कु से मतलब हो गया ये पूरे कवर्ग। कवर्ग में जो क ख ग घ अंग आता है, तो उसमें अंग को छोड़ देंगे, क्योंकि हर एक वर्ग का जो पांचवा वर्ण होता है उसका उच्चारण स्थान नासिका के सहायता से होता है, क्योंकि इसीलिए उसका नाम हम लोग जो है अनुनासिक वर्ण रखे हुए हैं, ठीक है। उसको हम लोग अनुनासिक वर्ण इसीलिए कहते हैं क्योंकि मुख और नासिका दोनों की सहायता से हम लोग पंचम वर्ण का उच्चारण करते हैं, जो हर एक वर्ग का जो पांचवा वर्ण है। जैसे क का अंग, च का य, ट का मूर्धर्ण, फिर इस प्रकार से त का दंत न, ये इत्यादि। तो अभी हम लोग कु मतलब, आपको याद होगा कि मैंने पहले जो वर्ण लिखाया था, जैसे कु मतलब कवर्ग, पु मतलब पवर्ग, चु मतलब चवर्ग, तो इसीलिए मैंने इसकी चर्चा पहले मैंने किया था आपको, जो हम लोग वर्ण बोध देख रहे थे। अब तो हम लोग वर्ण उच्चारण ये शुरू कर दिए हैं, है ना, कि वर्णों का कौन कौन सा उच्चारण स्थान है। वर्णोच्चारण स्थान, है ना, वर्णोच्चारण स्थान। तो वर्णोच्चारण स्थान में जो है ये आपको आ रहा है। तो हो गया कवर्ग,
कु मतलब कवर्ग, ह हो गया ह, तो अ से मतलब है अ आ, कु से मतलब हो गया पूरा कवर्ग, है ना। फिर ह हो गया, इसके बाद हो गया विसर्जनीय नाम, तो विसर्ग मतलब हो गया विसर्ग, ठीक है ना। जो हर एक वर्गों के साथ जिसका उच्चारण ह की तरह होता है, इसे कह, है ना, कह। रामः, तो जो विसर्ग लगता है वो विसर्ग। कहता इन सभी का, इसमें षष्ठी विभक्ति लगी हुई है, तो जिसमें षष्ठी विभक्ति लगती है, षष्ठी बहुवचन की विभक्ति है, तो उसमें का के की का चिन्ह, कारकीय चिन्ह लगता है। तो इस तरह से इसका अर्थ क्या हुआ, कहता अ, कवर्ग, ह और विसर्ग, इन सभी का उच्चारण स्थान क्या है, कंठः, कंठ है ना। इन सभी का उच्चारण स्थान, है ना, उच्चारण स्थान कंठ है ना, कंठ है। कहने का तात्पर्य यह है कि जब अंदर से जो प्राणवायु बाहर की ओर आती है और हमारा मन इस बात के लिए तैयार होता है कि हमें क बोलना है या हमें अ बोलना है या हमें फिर ह बोलना है ना, या विसर्ग का उच्चारण करना है, तो तुरंत जो है उसका कनेक्शन हमारे उस प्राणवायु के साथ होती है और जिह्वा उसी क्षण, मन पल भर का ही वक्त नहीं लगता है, और जिह्वा जो है वो उन स्थानों को अर्थात कंठ को टच करती है, ठीक है ना। उस हवा को रोकते हुए कंठ की ओर जाती है और फिर आगे की ओर जब हटती है तब जिस ध्वनि का उच्चारण होता है वो कंठ ध्वनि होता है, जिसको हम लोग कंठ्य ध्वनि कहते हैं, उसको हम लोग कंठ्य ध्वनि कहते हैं, ठीक है ना। तो मतलब अ आ क ख ग घ ह या विसर्ग, ये कैसी ध्वनि है, कंठ्य ध्वनि है, चूंकि इसका उच्चारण स्थान क्या है, कंठ है, ठीक है। तो ये इसमें पहला सूत्र हुआ महर्षि पाणिनि के द्वारा, जो 9 सूत्र जो मुख्य जो लिखे गए हैं। इस 9 सूत्रों में देखिएगा कि स्वर वर्ण से लेकर के व्यंजन वर्ण तक सभी के सभी व्यंजन वर्ण आपको स्वर वर्ण आ जाते हैं, कोई इसमें छूटता नहीं है, तो इसलिए ये काफ़ी है 9, है ना। और फिर अगला जो हम सूत्र देखेंगे फिर इचु यशानम तालु ऋतु रसानाम मूर्धा, जिसमें कि अलग अलग उच्चारण स्थानों का वर्णन है, जिसको कि हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए आज्ञा चाहते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।